नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, जो कि डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस कहलाता है, क्योंकि इस ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के कॉन्सेप्ट को डी ब्रॉगली ने दिया था 1923 में। जिस तरह से बच्चों हम लोगों ने ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे कि हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट दिया कौन था? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट जो है 1905 में EINSTEIN आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज? तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में बच्चों हम लोगों ने जाना था कि लाइट जो होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, ये पार्टिकल के तरह भी काम करता है और वेव के तरह भी काम करता है। तो बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो तो लाइट का कई सारे फेनोमेनन था, जैसे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अगर हम लोग बच्चों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करें तो सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के आधार पर सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, जिसे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट भी बोलते हैं। और उस थ्योरी के अनुसार क्या होता था, लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह काम करता था। लेकिन बाद में जब लाइट का कई सारा फेनोमेनन आया, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो ये सारा फेनोमेनन जब आया लाइट का, तो हम लोगों ने देखा कि लाइट इस तरह का फेनोमेनन तभी देगा जब लाइट जो है वेव होगा। लेकिन बाद में, इसके बाद भी जब लाइट का कई सारा फेनोमेनन देखने को मिला, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने देखा कि लाइट जो है इस तरह का फेनोमेनन, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा फेनोमेनन तभी दे सकता है जब लाइट को हम लोग पार्टिकल काउंट करेंगे। तो कंफ्यूजन हो गया। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में कंफ्यूजन नहीं है कि लाइट को अगर वेव मानोगे तो भी ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन देगा, लाइट को अगर पार्टिकल मानोगे तो भी ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन देगा। लेकिन लाइट जो है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन का फेनोमेनन तभी दे सकता है जब लाइट को हम लोग वेव मानेंगे, और लाइट जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा फेनोमेनन तभी दे सकता है जब लाइट को हम लोग पार्टिकल मानेंगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आइंस्टाइन ने 1905 में ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के नाम से कॉन्सेप्ट दिया, और उन्होंने बताया कि लाइट समवेयर एक्ट एज वेव एंड समवेयर इट एक्ट एज पार्टिकल, यानी कि लाइट जो है लाइट के तरह, लाइट जो है वेव की तरह भी काम करता है और लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी काम करता है। बच्चों, कुछ उसी तरह का फेनोमेनन जो है हम लोगों को ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को लेकर पढ़ना है, लेकिन अंतर आप लोगों को दिख रहा होगा। वहां पर हम लोग बोलते थे ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ओके, तो अब हम लोग डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस पे आते हैं, जिसको कि हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भी बोलते हैं। तो ये लाइट के ड्यूअल नेचर के हिसाब से ही कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन यहां पर इस थ्योरी के बारे में सबसे पहले 1923 में लुइस डी ब्रॉगली ने बताया था। और उन्होंने क्या बताया था लुइस डी ब्रॉगली ने? कि कोई भी पार्टिकल, जैसे कि हम हैं, तुम हैं, पत्थर है, पृथ्वी है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कई तरह का चीज हो सकता है। तो कोई भी मूविंग पार्टिकल जो कि सम वेलोसिटी से मूव करता है, वो पार्टिकल की तरह तो काम करता ही है, वो वेव की तरह भी काम करता है। और बस इसी थ्योरी को हम लोग क्या नाम देते हैं? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जो कि किसके द्वारा दिया गया था बच्चों? डी ब्रॉगली के द्वारा। फिर से एक बार बताते हैं। जैसे कि हम लोगों ने वेव के ड्यूअल नेचर में क्या देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ड्यूअल नेचर में देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो वेव तो है ही, वो पार्टिकल के तरह भी काम करता है, ठीक है ना? तो उसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि बॉल है, ये बॉल जो है, मान लो कोई व्यक्ति है और वो बॉलिंग कर रहा है, और वो बॉल इस तरह से फेंका, और इधर जो है विकेट है, ठीक है? तो बॉल इस तरह से फेंका और बॉल इस तरह से मूव करके गया और इस विकेट पर लगा। तो यहाँ पर हम लोग जब बॉल के मूवमेंट को देखते हैं तो क्या नजर आता है? कि बॉल पार्टिकल की तरह मूव कर रहा है। लेकिन डी ब्रॉगली ने बोला कि बॉल पार्टिकल की तरह है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बॉल जो है वो जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसमें वेव मोशन भी होता है, यानी कि बॉल जो है वो वेव के तरह भी काम करता है। तो हम लोगों को तो नजर नहीं आता है, हम लोग के लाइफ में ऐसा कुछ नजर आता है क्या? वो हम लोग चैप्टर में जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि सचमुच हम, तुम, हाथी, घोड़ा, पृथ्वी,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, हर किसी चीज के मूवमेंट में वो पार्टिकल की तरह तो काम करता ही है, वो वेव के तरह भी काम करता है। हम लोग इन चीजों को विजुलाइज भी कर लेंगे चैप्टर के दौरान आगे के लेक्चर्स को देखने के बाद। ओके, तो अभी हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस का क्या कहना है कि एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इन मूविंग कंडीशन, जो कि मूविंग कंडीशन में होगा, एक्ट एज पार्टिकल एज वेल एज वेव, वेव के साथ साथ वो पार्टिकल के तरह भी काम करता है, या वेव पार्टिकल के साथ साथ वो वेव के तरह भी काम करता है। और हर एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी वो पार्टिकल है, उसमें तो कोई शक नहीं है ना, हर एक ऑब्जेक्ट जो कि पार्टिकल तो है ही, और उसमें जो वेव कैरेक्टर होता है तो उस एसोसिएटेड वेव का कुछ वेवलेंथ भी होगा। वेवलेंथ क्या होता है बच्चों? दो लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी या फिर दो लगातार ट्रॉ के बीच की दूरी को हम लोग क्या नाम देते हैं? वेवलेंथ। तो वो वेवलेंथ जो होगा इस पार्टिकल के मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये किसका कहना था बच्चों? डी ब्रॉगली का। आप लोग सोच कर देखो कि मान लो कोई बॉल है, इस बॉल का कुछ ना कुछ मास तो होगा, ये सम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका कुछ वेलोसिटी भी है, तो बताओ तो इसका मोमेंटम जिसे हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मोमेंटम का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों? मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस के अनुसार कि ये बॉल जो पार्टिकल की तरह काम कर रहा है, इसका ये वेव की तरह भी काम करेगा, और अगर वेव की तरह काम करेगा तो उस वेव का कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगा। तो वो वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पी के, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वो एम भी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब बच्चों यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी को टर्म को अगर हम लोग हटाते हैं तो हम लोग पाते हैं कि ये लैम्डा जो है ये इक्वल्स टू होगा h बाई पी, या फिर h बाई पी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? एम भी। तो ये एक फॉर्मूला बन गया क्या चीज का? एसोसिएटेड वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। ये लैम्डा जो है इसको हम लोग क्या नाम देंगे? एसोसिएटेड वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। ओके, फिर से एक बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे कि कोई हाथी है, जैसे कि ये हाथी है, ठीक है, ये हाथी का फोटो मैंने बनाया, मान लो कुछ और भी लग रहा होगा तो टेंशन नहीं लेना, ये हाथी का फोटो मैंने यहाँ पर बनाया, ये हाथी है। तो इस हाथी का मास हम लोग मान लेते हैं 1000 किलोग्राम है, ठीक है ना, और ये हाथी जो है 20 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग यहाँ पर मोमेंटम निकाल लेंगे। तो अगर हाथी को सामान्य पार्टिकल की तरह हम लोग मूव कंसिडर करें तो हाथी इस तरह से मूव कर रहा होगा, लेकिन डी ब्रॉगली के अनुसार क्या बात होता है कि हाथी जो है वेव की तरह भी काम करता है। तो हाथी को अगर हम लोग वेव मान लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हाथी इस तरह से मूव कर रहा होगा, जो कि हम लोग विजुलाइज नहीं करें। हम बोल रहे हैं कि अगले 1-2 लेक्चर में हम लोगों को क्लियर होगा और देखेंगे भी कि कैसे विजुलाइज कर सकते हैं हम लोग कि हर एक पार्टिकल वेव की तरह काम करता है। लेकिन अभी डी ब्रॉगली के अनुसार जो बोला वो मान लेते हैं कि ये हाथी जो है ये पार्टिकल की तरह काम करा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करा, और साथ ही साथ ये वेव की तरह भी काम कर रहा है। तो वेव की तरह भी काम कर रहा है तो इसका वेवलेंथ होगा। तो डी ब्रॉगली के अनुसार अगर बोला जाएगा इस हाथी का एसोसिएटेड वेवलेंथ निकालने, तो वो वेवलेंथ कितना हो जाएगा बच्चों? h डिवाइडेड बाय मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो h का वैल्यू क्या होता है? h इज व्हाट? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना होता है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, जो कि अभी तक आप लोगों को याद हो गया होगा पिछले लेक्चर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर h के जगह हम लोग रख देंगे बच्चों कितना? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय मास की जगह हम लोग क्या रख देंगे बच्चों? हाथी का मास जो है वो कितना दिया हुआ है? 1000 किलोग्राम, तो यहाँ हम लोग 1000 पुट कर देंगे, और वेलोसिटी जो है हाथी का कितना दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो इतना मीटर जो होगा इस हाथी का वेवलेंथ आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर कैलकुलेट करके हम लोग देख ही लेते हैं। तो ये जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये लैम्डा का वैल्यू अगर देखो यहाँ 2 से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3.313 इंटू 10 टू द पावर -34 है ये 1000, और ये 10 ऊपर चले जाएगा, यानी कि 3 1 4, तो यानी कि -38 मीटर के बराबर हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू। अब थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं इसको, ठीक है ना, थोड़ा सा हम लोग विजुलाइज करते हैं, और वो विजुलाइजेशन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये वैल्यू कितना छोटा है। आप लोग सोच कर देखो कि यहाँ पर हम वेव बना रहे हैं, ठीक है ना, एक वेव ये है, देखना, एक ये वेव ये है, दूसरा वेव हम बना रहे हैं, ये दूसरा वेव है, तीसरा वेव हम बना रहे हैं, ये तीसरा वेव है। क्या कर रहे हैं गौर से देखो, हर वेव में वेवलेंथ हम बढ़ाते जा रहे हैं या घटाते जा रहे हैं? हर वेव में
वेवलेंथ जो है वो घटते चले जा रहे हैं। एकदम ध्यान से देखना, विजुअलाइजेशन करना। यहाँ विजुअलाइजेशन की बात क्या है, इस वेव का वेवलेंथ इतना है, इस वेव का वेवलेंथ देखो और छोटा हो गया ना, इस वेव का वेवलेंथ और छोटा हो गया ना, इस वेव का वेवलेंथ और छोटा हो गया, तो इसमें और छोटा हुआ है, और छोटा करते हैं। इस तरह से वेवलेंथ जो है, गौर करना, समय लग रहा है लेकिन कुछ समझाना है। ये वेवलेंथ और छोटा कर दिए, और ये वेवलेंथ देखो और छोटा मैंने कर दिया। आप लोग गौर से देखना, मोबाइल में हाई क्वालिटी में कर लो, इस वेवलेंथ का वेवलेंथ जो है मैंने और छोटा कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हम लोग वेवलेंथ छोटा करते जा रहे हैं, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये मोशन जो है, ये मोशन लगभग स्ट्रेट लाइन को अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि यानी कि वाइब्रेशंस, वेव मतलब क्या, वाइब्रेशंस जब कम होते चले जाएगा, कम होते चले जाएगा, कम होते चले जाएगा, तो अल्टीमेटली वो स्ट्रेट लाइन को मूव को कंसिडर या स्ट्रेट लाइन को अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पर देखो, ये वेवलेंथ जो यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया, ये वेवलेंथ समहाउ कुछ होगा, ये वेवलेंथ उससे छोटा, ये वेवलेंथ उससे छोटा, तो ये जो वेवलेंथ है समथिंग इंटू 10 टू द पावर -38 जो कि हाथी के केस में आया, ये वेवलेंथ कितना छोटा होगा, इमेजिन करो तो 10 टू द पावर -38 समझते हो, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय, यानी कि यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं 3.313 ये था, और डिवाइडेड बाय 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 38 है। 38 जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो है बहुत छोटा होगा ना। बहुत छोटा मतलब क्या, नेग्लिजिबल होगा कि नहीं होगा। दुनिया में सबसे छोटा क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में दुनिया में सबसे छोटा होता है एटम, और एटम से भी छोटा होता है उसका न्यूक्लियस। एटम का साइज जो होता है वो एंगस्ट्रम के रेंज में होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर, जिसको कि हम लोग एंगस्ट्रम भी बोलते थे, याद होगा आप लोगों को। और न्यूक्लियस का साइज उससे भी छोटा होता था, जो कि 10 टू द पावर -15 मीटर के रेंज में होता था, जिसे हम लोग क्या नाम देते थे बच्चों, फर्मी। तो यहाँ गौर करो कि दुनिया में सबसे छोटा चीज जो होता है न्यूक्लियस होता है, 10 पावर -15 मीटर, जिसको भी हम लोग ऑब्जर्व तक नहीं कर पाते हैं। तो ये 10 टू द पावर -38 कितना छोटा होगा, क्या इसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी कि डी ब्रॉगली के अनुसार हर एक ऑब्जेक्ट में वेव कैरेक्टर होता है, लेकिन वेव कैरेक्टर कहीं ज्यादा और कहीं कम हो सकता है। यानी कि ये हाथी के केस में जो वेव कैरेक्टर आया, ये बहुत ज्यादा आया कि बहुत कम आया, बहुत कम, और इतना कम जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि डी ब्रॉगली के अनुसार हाथी जो है वेव की तरह भी काम करता होगा, लेकिन इसमें पार्टिकल कैरेक्टर ज्यादा है और वेव कैरेक्टर नहीं के बराबर है। अब हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास तुम लोगों को पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, सही है ना। इलेक्ट्रॉन का स्पीड हम लोग मान लेते हैं ये है 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है समहाउ इतना है। और यहाँ पे ये किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी निकालने हम लोग पिछले लेक्चर में एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला में देखे थे ना। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का मास है और ये इस सम वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, डी ब्रॉगली का कहना है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है तो उसमें पार्टिकल के साथ साथ वेव कैरेक्टर भी है। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल के साथ साथ वेव की तरह भी मूव कर रहा होगा। तो वेव की तरह जब मूव कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा ना बच्चों। तो वो वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होता है आप लोगों को याद है, h डिवाइडेड बाय मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो यहां पर हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं। तो h का वैल्यू कितना है बच्चों, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, और डिवाइडेड बाय मास जो इलेक्ट्रॉन का वो कितना 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, और v की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं बच्चों, 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको जैसे सॉल्व करोगे तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको इधर लिखते हैं, 6.626 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 2.19, इस वैल्यू को इधर रख दिए, और इंटू 10 टू द पावर -34 है ये, और -31 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, -3, और ये 6 ऊपर जाएगा तो ये लगभग -9 के बराबर। इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दें, यानी कि इसको 10 टू द पावर -10 अगर कर दें तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 66.26 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 2.19, सही है ना। तो ये वैल्यू समहाउ इतना आ जाएगा। क्या चीज का ये वैल्यू आया, लैम्डा का वैल्यू।
बच्चों याद होगा हाथी के केस में लैम्डा का वैल्यू समथिंग इंटू 10⁻⁻38 आया था। यहाँ देख लो लैम्डा का वैल्यू समथिंग इंटू 10⁻⁻38 था। 10⁻38 को हम लोग एप्रिसिएबल नहीं मान सकते हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के केस में लैम्डा का वैल्यू एप्रिसिएबल आया समथिंग इंटू 10⁻⁻10। और 10⁻⁻10 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, इसको नेग्लेक्ट नहीं करा जा सकता है, इसको एप्रिसिएबल माना जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन में समहाउ अच्छा खासा वेव कैरेक्टर होता है। दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, इस वेवलेंथ को एप्रिसिएबल माना जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा, जो कि शुरू से देखना क्या, यहाँ पर डी ब्रॉगली का कहना ही था लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, यानी कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा ऑब्जेक्ट जो होगा, बड़ा ऑब्जेक्ट मतलब हो गया हाथी, घोड़ा, पृथ्वी, है ना, हम, तुम, ये बड़ा ऑब्जेक्ट जो है बॉल है, ये जिसको हम लोग विजुलाइज करते हैं, बॉल है, बॉटल है, जो भी हमको नजर आ रहा है अभी मेरे सामने, ये अलमीरा है, कुछ भी है, वॉल है, हाउस है, ये कुछ भी है, तो इसका मोमेंटम अच्छा खासा होगा ना। अच्छा खासा मोमेंटम होगा तो यानी कि मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, तो बहुत ज्यादा मोमेंटम होगा तो लैम्डा क्या होगा? बहुत कम होगा ना। और इतना कम होगा यानी कि 10⁻⁻15 से अगर छोटा हुआ तो उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे। कहने का मतलब इस तरह के बॉडी में वेव कैरेक्टर होता होगा और होता है भी, लेकिन इस तरह के बॉडी के वेव कैरेक्टर को हम लोग क्या मानते हैं बच्चों? नेग्लिजिबल। इस वजह से हम लोगों को इस तरह के ऑब्जेक्ट में वेव कैरेक्टर देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, प्रोटॉन को देखेंगे, न्यूट्रॉन को देखेंगे, किसी एटम को देखेंगे, किसी मॉलिक्यूल को देखेंगे, किसी आयन को देखेंगे, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कि बहुत छोटा पार्टिकल वगैरह है, तो इस तरह के पार्टिकल को अगर आप लोग गौर से देखोगे तो इसका जो वेवलेंथ आएगा, एसोसिएटेड वेवलेंथ, इसी फॉर्मूला के आधार पर, कौन सा फॉर्मूला? लैम्डा बराबर h/mv से जो वेवलेंथ आएगा वो वेवलेंथ समथिंग इनटू 10⁻⁻10 के रेंज में आएगा, जिसको कि क्या हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये एप्रिसिएबल वेवलेंथ होगा। इसी वजह से दरअसल हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो वाजिब है एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में देखेंगे, और सब एटॉमिक पार्टिकल में अच्छा खासा वेव कैरेक्टर होता है। यहाँ पर वेव कैरेक्टर अच्छा खासा होता है। तो बताओ तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स या एटम को के वेव कैरेक्टर को नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसी वजह से आगे जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल होता है, जिसको कि हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को हम लोग देखना किस तरह से कंसिडर करेंगे? वेव के तरह, क्योंकि इसका वेव कैरेक्टर अच्छा खासा होता है, 10⁻⁻10 यानी कि एटॉमिक साइज के रेंज में होता है। तो बताओ तो उसको नेग्लेक्ट कर पाओगे कोई? क्या, कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? मान लो तुम्हारा साइज तुम्हारे घर के रिस्पेक्ट में, तुम्हारा साइज जो है तुम्हारे घर के रिस्पेक्ट में लगभग बराबर है, तो तुमको नेग्लेक्ट करा जा सकता है कि नहीं? लेकिन तुम्हारे घर के रिस्पेक्ट में अगर कहीं अमीबा है तो अमीबा का साइज तुम्हारे घर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो इस वजह से अमीबा के साइज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है? इलेक्ट्रॉन तुम्हारे तरह है और रहता कहाँ है? एटम के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन का साइज जो है 10⁻⁻10, ये एटम के साइज के कंपेरेबल है, तो इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को भी हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ना कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन वगैरह कहीं का नहीं। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस का क्या कहना है? डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस का कहना होता है कि कोई भी मैटर ऑब्जेक्ट है, मैटर, तो कोई भी मैटर अगर मूविंग कंडीशन में है, तो मूविंग कंडीशन में है तो उस मैटर में पार्टिकल कैरेक्टर तो होगा ही, पार्टिकल के साथ साथ उस मैटर में वेव कैरेक्टर भी होगा, और जो भी वेव कैरेक्टर होगा उस वेव का एसोसिएटेड वेवलेंथ जो होगा उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी का टर्म जब हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में h आ जाएगा। h इज एक्चुअली प्लैंक्स कांस्टेंट, और इस मोमेंटम की जगह हम लोग लिख सकते हैं h/mv। तो इतना ही ना फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, एक दो और फॉर्मूला हम लोग अपने तरफ से
से डिराइव करते हैं इसके न्यूमेरिकल को बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप। यदि यहाँ पर इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम, कि कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उसका काइनेटिक एनर्जी को हम लोग सिर्फ ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो ई एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी है। ई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, यही ना होता है एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। तो इस टू को इस साइड कर देते हैं, तो टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, सही है ना। अब मास से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। दिखा, अब जो है हम लोग करते क्या है कि इस एम स्क्वायर वी स्क्वायर को इस साइड लिख देते हैं, तो एम वी का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे ना इसको, इज इक्वल टू 2m का इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ, तो एम वी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू ई, सही है ना। तो ये वैल्यू जो मोमेंटम को हमको रूट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में, वो कैसे कि एम बी इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो उस एम बी के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर वेवलेंथ वाले फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो बताओ तो वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय रूट अंडर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यानी कि कभी अगर आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह से दे दिया हो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका काइनेटिक एनर्जी तुम लोगों को प्रोवाइड है, यानी कि अगर वेलोसिटी नहीं दिया है, वेलोसिटी के बजाय काइनेटिक एनर्जी दे दिया और इस ऑब्जेक्ट का मास दे दिया है, तो बताओ तो मास और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पुट करके उसका एसोसिएटेड वेवलेंथ हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं बच्चों, आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक और तरह का क्वेश्चन सामान्य तौर पर आप लोगों को नजर आएगा, और वो क्वेश्चन क्या है, जैसे कि ये चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल पर चार्ज है Q, ठीक है ना, और इस चार्ज पार्टिकल को हम लोग एक्सलरेट किए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह एक्सलरेट किए बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। ये V जो है ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सेट होता है, तो एक बार देख लो और विजुलाइज कर लो। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे तो दो प्लेट है, ठीक है ना, एक प्लेट ये एक प्लेट ये, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक निगेटिवली चार्ज है, तो दोनों प्लेट के बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे बैटरी में भी दो प्लेट होता है ना, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 12 वोल्ट है, जैसे बैटरी में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल अगर रख दो, मान लो इलेक्ट्रॉन ही हम लोग रख देते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज है, तो वो किस तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो ऑब्वियस सी बात, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिल जाएगा ना, तो वेलोसिटी मिला मतलब काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट के बजाय हम लोग लिख देते हैं कोई पोटेंशियल डिफरेंस है भी, और इलेक्ट्रॉन को बजाय कोई भी चार्ज है, और उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज जो है वो कितने के बराबर है, Q के बराबर। तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 9 10 से ही पढ़ रहे हैं हम लोग, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, याद है आप लोगों को। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ई की जगह हम लोग इस जो भी चार्ज है उसका काइनेटिक एनर्जी जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से डेवलप हो जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर हो जाएगा, चार्ज मतलब Q इंटू V, ठीक है ना। तो ये हम लोग काइनेटिक एनर्जी की जगह यूज कर सकते हैं। और अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था बच्चों, और वो फॉर्मूला क्या चीज का था, वेवलेंथ का, और वेवलेंथ बराबर क्या लिखा था, h बाय रूट अंडर 2me। तो E के जगह हम लोग वही Q इंटू V लिख सकते हैं कि नहीं, तो बताओ। तो इस आधार पर हम लोग यहाँ पर वेवलेंथ, एसोसिएटेड वेवलेंथ ऑफ किसका, दिस चार्ज पार्टिकल, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल भी अगर वेव की तरह काम करे तो इसका कुछ एसोसिएटेड वेवलेंथ होगा, तो वो एसोसिएटेड वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, h डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2m, E के जगह क्या लिख देंगे, Q इंटू V। ओके, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। तो कुल मिलाकर हम लोगों को यहाँ पर 3 या 4 फॉर्मूला देखने को मिला, और उन चारों फॉर्मूला को हम लोग एक बार यहाँ समराइज करके लिख देते हैं और याद भी कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, इसका जो स्टिकर मैं आज के आज भेज देता हूँ आपको, तो इसका स्टिकर का क्वेश्चन जैसे आप लोग बनाओगे तो देखना काफी आसान क्वेश्चन रहता है। वो सिंपली क्या रहेगा क्वेश्चन, h लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी पर, यानी कि मोमेंटम दिया है, वेवलेंथ तुम लोगों से पूछा जा रहा है, या फिर पूछेगा h लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी के जगह मास इनटू वेलोसिटी। इसमें कई तरह से क्वेश्चन बना सकता है, कैसे कैसे, मास वेलोसिटी दिया है, लैम्डा पूछ रहा है, लैम्डा मास दिया है, वेलोसिटी पूछ रहा है, लैम्डा वेलोसिटी दिया है, मास पूछ रहा है, ऐसा हो सकता है ना। कभी कभी काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिखेंगे, रूट अंडर h डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। मान लो कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, तो भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं ना। और अगर कहीं किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि
कोई चार्ज पार्टिकल है उसको सम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किए हैं, तो उस स्थिति में लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, रूट अंडर 2m इंटू क्यू इंटू भी। यहाँ पर भी जो है वो वेलोसिटी नहीं है, यहाँ भी क्या है बच्चों, यहाँ पर भी जो आप लोगों को नजर आ रहा है वो दरअसल पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं और ये चार फॉर्मूला अगर आप लोग अच्छे से याद कर लेते हो तो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस के किसी भी न्यूमेरिकल में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं कि इस वाले फॉर्मूला का डेरिवेशन, जो कि मेन फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, या फिर हम लोग एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। ये कौन सा थ्योरी है बच्चों, ये है PLANCK प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है ना। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार हम लोगों ने जाना एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा के बराबर। तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है ना। इसी तरह से आइंस्टाइन के अनुसार क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। तो आइंस्टाइन के अनुसार एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, mc स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, EINSTEIN आइंस्टाइन्स इक्वेशन। ओके, इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 से आप लोग एनर्जी को अगर कंपेयर करो तो यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यदि आप लोग इक्वेशन 1 2 से देखो तो Hc बाय लैम्डा जो ऊपर वाले में लिखा है इज इक्वल टू mc स्क्वायर होगा ना। तो देखो तो c और c कट जाएगा, तो c और c कट जाएगा तो h डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू mc हो गया। तो यहाँ पर से लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा को इधर कर दोगे तो दूसरे साइड क्या हो जाएगा, h डिवाइडेड बाय mc, ठीक है ना। तो ये तो है किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फॉर मैटर वेव, यदि मैटर वेव की बात करें जिसको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अनुसार जो जिस वेव का फॉर्मेशन होता है ना हर एक पार्टिकल के थ्रू, तो उसे ही हम लोग बच्चों क्या नाम देते हैं, मैटर वेव। तो मैटर वेव के लिए क्या हो जाएगा, यह जो c लिखे है ना, c दैट इज स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर पार्टिकल। तो बताओ तो c के जगह अगर हम लोग v पुट कर देंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम भी हो जाएगा कि नहीं बच्चों। देखो तो ये फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला कैसे आया फिर से एक बार देख लो कि एनर्जी बराबर क्या होता है, Hc बाय लैम्डा, एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो Hc बाय लैम्डा को mc स्क्वायर के बराबर आप लोग कर दो, तो Hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो यहाँ c और c कट गया, c कट जाएगा तो h बाय लैम्डा विल बिकम्स इक्वल टू mc। तो लैम्डा को इस साइड कर देते हैं, mc को इस साइड कर देते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mc हो जाएगा ना। तो c के जगह, ये c तो वेव के लिए था ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए स्पीड ऑफ लाइट होता है, लेकिन पार्टिकल जैसे कि बॉल है, हाथी है, तो उसके लिए स्पीड c के बराबर नहीं है ना होगा। हम लोग क्या लाइट के स्पीड से मूव करते हैं, हम लोग किस स्पीड से मूव करते हैं, v स्पीड, v क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो c के जगह अगर हम लोग v पुट कर दें तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv हो जाएगा, mv को ही तो मोमेंटम बोलते हैं ना, तो यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ बच्चों, शायद आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव का चर्चा हो ही गया तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव जो होता है इसका बेसिक डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है और मैटर वेव जो अभी पढ़ रहे हैं, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस के अनुसार जो हर एक पार्टिकल वेव के तरह काम करता है उसी वेव को एक्चुअली हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों, मैटर वेव। लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि हर एक पार्टिकल हम तुम वगैरह वेव के तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव के तरह काम करता है। यहाँ पर डी ब्रॉगली ने बोला कि पार्टिकल की तरह तो काम करता ही है, वेव के तरह भी काम करता है, इसलिए तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, डुअल नेचर। डुअल नेचर करने का मतलब डुअल नेचर किसका, ऑफ मैटर। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कभी कि हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, तो आप लोग जवाब दोगे डी ब्रॉगली। और क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या हु गिव द डुअल नेचर ऑफ लाइट, तो आप लोग जवाब दोगे आइंस्टाइन। वो डुअल नेचर ऑफ लाइट अलग चीज है और डुअल नेचर ऑफ मैटर जो है वो अलग चीज है, ठीक है ना। खैर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी रीजन में प्रोड्यूस होता है जब हम लोग साथ साथ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रोड्यूस करते हैं उस सर्टेन रीजन में। याद है, अगर हम लोग किसी सर्टेन रीजन में साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करते हैं
तो उस रीजन में अपने आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है जो कि प्रोपगेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। मैटर वेव क्या होता है ना, ये कहीं प्रोड्यूस नहीं होता है, हर एक पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होता है। हर एक पार्टिकल जो मूविंग कंडीशन में होता है वो पार्टिकल की तरह तो काम करता ही है और उसमें थोड़ा बहुत वेव का कैरेक्टर भी आ जाता है, और उसी वेव कैरेक्टर को हम लोग सिंपली क्या नाम देते हैं बच्चों, मैटर वेव। तो यहां पर दूसरा बात ये हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है, जैसे कि बल्ब जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर रहा है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट होता है और कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन यहां पर मैटर वेव में क्या होता है, मैटर वेव प्रोड्यूस नहीं होता है, मैटर वेव हर एक ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है, मतलब मैटर के साथ साथ रहता है। ये इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है किसी एटम के ऑर्बिट में, तो वहां ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन से कोई मैटर वेव प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन खुद ही वेव है। जैसे कि यहाँ बल्ब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रहा है, बल्ब ही वेव है, ये बोलना सही होगा क्या? नहीं, बल्ब वेव नहीं है, बल्ब अपनी जगह पर है और उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन यहां पर अगर हाथी चल रहा है तो हाथी खुद ही वेव की तरह काम करता है, ये नहीं कि हाथी से वेव निकल रहा है, ठीक है ना। तो वैसा कहानी होता है मैटर वेव के साथ। नेक्स्ट जो डिफरेंस होता है तो कि वो जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो सब का सब एक ही स्पीड से चलता है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, जैसे कि गामा रे हो, कॉस्मिक रे हो, एक्सरे हो, सनलाइट हो, कुछ भी हो, तो वो सब का सब एक ही वेव से एक ही स्पीड से चलता है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैटर वेव का स्पीड जो होता है भी वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के केस में अलग अलग होता है। जैसे हाथी का अपना चाल है, बॉल का अपना चाल है, पृथ्वी का अपना चाल है, इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका अपना स्पीड है। यानी कि यहाँ पर भी जो है स्पीड हमेशा बदलते रहता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड जो होता है वो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। मैटर वेव का अगर वेवलेंथ आप लोगों से पूछा जाए बच्चों, तो वो वेवलेंथ जो होता है मैटर वेव का क्या होता है, c/ν के बराबर या फिर h/mc के बराबर। और यहाँ पर जो है मैटर वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये वेवलेंथ है, और मैटर वेव का अगर वेवलेंथ आप लोगों से पूछा जाए तो वो h/mv के बराबर होता है, जो कि अभी हम लोगों ने डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस के अनुसार सीखा। तो बच्चों यहाँ पर ये जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है ये सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पर दो हिस्सों में पढ़ेंगे, दो अलग अलग लेक्चर्स में। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देख रहे हैं, ये शाम में जो इसका दूसरा लेक्चर आएगा तो उस दूसरे लेक्चर में हम लोग करेंगे क्या, तो उस दूसरे लेक्चर में हम लोग डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस का जो भी फॉर्मूला देखें, h/p, h/mv, h/√2me, h/√2m³ भी, ये जितना भी फॉर्मूला देखें, इन सारे फॉर्मूला पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। आप लोग जानते होंगे हर एक टॉपिक तब क्लियर होता है जब उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग तब। और उसके साथ ही साथ डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस से संबंधित बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हो गया, बोर्स हाइपोथेसिस का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, mvr = nh/2π क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उन चीजों को प्रूव भी हम लोग डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस के थ्रू करते हैं, और वो हम लोग जस्ट शाम के लेक्चर में करेंगे। तो इसलिए शाम वाला लेक्चर तुरंत से देख लेना, यानी कि इसके बाद उसको स्किप नहीं करना, वो वाला लेक्चर बिल्कुल से देख लेना, ओके। वो शाम में लगभग 6 बजे आज अपलोड होगा, ठीक है। तो एक कहानी सुनाना है, वो कहानी जरा सा देख लो, आप लोग का 2 मिनट खर्च होगा। वो कहानी ये है कि एक गांव में 2 बच्चा रहता था, ठीक है। एक गांव में कितना बच्चा रहता था, 2 बच्चा। ये एक पहला बच्चा था, इस पहले वाले बच्चे का नाम था होशियार। इस पहले वाले बच्चे का नाम क्या था बच्चों, होशियार। गांव वाले इसे प्यार से सियार भी बोलते थे, ठीक है, सियार। ये वाला सियार नहीं, सियार मीन जैकल नहीं, उसे गांव वाले लोग सीआर भी बोलते थे। जो क्रोमियम होता है ना वैसा टाइप का, उसे गांव वाले लोग सीआर भी बोलते थे। ये पहला बच्चा था। और दूसरा बच्चा जो था, वो दूसरा बच्चा था, उस बच्चे का नाम था भोला, ओके। उस बच्चे का नाम क्या था, भोला। उसे गांव वाले लोग प्यार से कछुआ भी बोलते थे। बड़ा प्यारा सा बच्चा था। 2 बच्चा, सियार और भोला, ठीक है। और उसी गांव पर भगवान का बहुत सारा नेमत था, यानी कि भगवान उस गांव को बहुत ही दुलार प्यार करते थे और उस पर अपना दया दृष्टि हमेशा
बनाए हुए रखते थे। ये भगवान जी हैं, ये ऐसे ऐसे भगवान जी आशीर्वाद दे रहे हैं, उस गांव वाले पर बहुत ज्यादा आशीर्वाद बनाए रहते थे, दया दृष्टि दिए हुए रहते थे। तो करते क्या थे, गांव भगवान जी करते क्या थे, रोज रोज के रोज यहाँ पर ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान देते थे। भगवान तो सबके लिए बराबर है, तो जितना होशियार से भगवान प्यार करते थे उतना ही भोला से भी भगवान प्यार करते थे। और भगवान होशियार को भी डेली भोजन का मात्रा भोजन प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, ये भोजन वगैरह दोनों को बराबर मात्रा में प्रोड्यूस करते थे। भोला क्या करता था, भोला को हमेशा ताजा खाने का आदत था, ठीक है, ताजा खाने का आदत था। तो भोला क्या करता था, जैसे भोजन मिला उसी समय खा लिया, नियत समय पर। भोजन दो समय बढ़ता था, सुबह में 6 बजे और शाम में भी 6 बजे, दो टाइम में भोजन बढ़ता था। तो सुबह में जैसे भोजन आया उसी समय भोला खा लेता था, शाम में जैसे भोजन आया उसी समय भोला खा लेता था। और होशियार क्या करता था, ये सोचता था कि अभी नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे, सुबह 6 बजे सुबह सुबह कौन खाता है भोजन। हम करते क्या है, भोला जो है, ये होशियार जो है, अपने पास एक टोकरी रखता था, उस टोकरी का नाम था मोबाइल। ओके, उस टोकरी का नाम क्या था, मोबाइल। उस टोकरी में ईश्वर जितना भी भोजन देते थे उन सारे भोजन को ये होशियार जो है उस टोकरी में डाल डाल के कलेक्ट कर लेता था और बोलता था कि मैं बाद में खाऊंगा, मजे ले लेकर खाऊंगा, जब मन होगा तब खाऊंगा, कोई हड़बड़ी थोड़ी है, जब इच्छा होगा तब खाऊंगा। तो हुआ क्या कि खाने का तो एक डेफिनेट लिमिट होता है ना, ऐसा थोड़ी कि एक दिन में 50 फल खा लेगा आदमी। तो होता क्या था कि जैसे वो जमा करते गया करते गया करते गया, मने मन वो बहुत खुश था, मेरे पास तो सारा चीज का स्टॉक पड़ा हुआ है, जब मन होगा तब खा लेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये पीछे का जो फल वगैरह है ना, ये सड़ने लगा। और ये भगवान क्या करे थे कि आगे के फल से संबंधित होता था पीछे के फल का पाचन क्रिया। यानी कि आगे का फल अगर आप लोग अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करोगे तो पीछे का फल यानी कि बाद में आने वाला फल आप लोगों के दिमाग में डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो बच्चा क्या कर रहा था, ये होशियार जमा करते गया, पीछे का खाया ही नहीं, पीछे सड़ते चले गए और आगे पर वो भरोसा किया कि आगे हम बाद में कर लेंगे। तो बाद में बच्चा कुछ नहीं होता था। तो ये भोला होशियार होते चले गया और होशियार जो है वो कछ मतलब जो होना था हो गया। ठीक है ना बच्चों, आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली, अगर कुछ सीखा आपने तो जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें। अदरवाइज बस आप लोग सिर्फ इतना लिख दो कि कौन ज्यादा भोला या होशियार, कौन ज्यादा तरक्की करेगा, कौन अपने सपने को, जो भी सपना हो किसी का, जो भी सपना हो, कौन अपने सपने को फुलफिल करेगा, जो रूटीन में रहेगा, जो कंटिन्यूअस काम करेगा, चाहे वो स्लो ही क्यों ना हो वो, या फिर जो स्टॉक मेंटेन करने में भरोसा रखता है, जो अपने मोबाइल में यानी कि टोकरी में स्टॉक मेंटेन करने में भरोसा रखता है वो, यानी कि जो भी है, समझ गए होंगे आप लोग। रहने देते हैं आज, और शाम वाला लेक्चर मिस नहीं करना क्योंकि इसी का वो अगला वाला हिस्सा होता है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।